नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में आज भी 838 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। भोपाल में आज कोरोना के 208 मरीज मिले, जबकि इंदौर में 112 कोरोना संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस 31,806 हो चुके हैं। आज 10 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई और अब तक 867 मरीजों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी। 614 कोरोना मरीज आज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक 22,271 मरीज स्वस्थ हुए हैं, कोरोना से उबरे हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,668 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद सभी मंत्री अपने वेतन का 30% सीएम राहत कोष में जमा करेंगे। सीएम ने विधायकों से भी वेतन का 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की अपील की है। ट्वीट कर सीएम शिवराज ने कहा, कोरोना राहत कार्यों के लिए मैं 30 सितंबर 2020 तक अपने वेतन और दोनों भत्तों की 30% राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा रहा हूं। सभी साथी मंत्रियों ने तय किया कि वो भी अपने वेतन का 30% हिस्सा राहत कोष में जमा कर इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने अपील की कि समाज के जो समर्थ और सक्षम नागरिक हैं, वो पूरी क्षमता के साथ इस कोष में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 और 2 के तहत एमएसएमई क्षेत्र में प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा, एमएसएमई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को नंबर 1 रहना है। अभी प्रदेश में इस काम की गति धीमी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को एमएसएमई क्षेत्र में 21,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश को अभी तक लगभग 2,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं। सीएम ने कहा कि संबंधित विभाग बैंकों के साथ नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर काम में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एमएसएमई सेक्टर में दूसरे राज्यों के पैकेज के तहत किए जा रहे कामों की प्रगति की समीक्षा करें, जिससे ये पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश में इसकी गति धीमी क्यों है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर लगाई रोक का स्वागत किया। तनखा ने इसे कोरोना काल में शिवराज सरकार का सबसे अच्छा निर्णय बताया, लेकिन इसी बहाने सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तंज भी कसा। तनखा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना काल में सियासी कार्यक्रम करने वाले भी आप थे और अब उन पर रोक लगाने वाले भी आप हैं। तनखा ने लिखा, बीजेपी ने कोरोना काल में खूब राजनीतिक कार्यक्रम किए और अब भाजपा के अधिकतर नेता इसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं। तनखा ने सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सुरक्षित रहने की कामना की। जब खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री और भाजपा नेता संक्रमित हो चुके हैं, तो प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त तक तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। इंदौर के मलारगंज थाने के टीआई संजय मिश्रा का तबादला होने पर गाजे बाजे के साथ उनकी विदाई की तस्वीरों पर डीआईजी ने संज्ञान लिया। मामले की जांच सीएसपी को सौंपी गई। कलेक्टर की कोरोना गाइडलाइन में सरकारी दफ्तरों में बैंड बाजा और भीड़ जमा करने की साफ मनाही है। इसके बाद भी टीआई साहब के तबादले पर उनके ऑफिस में लोगों ने उन्हें न सिर्फ फूल मालाएं पहनाई, बल्कि बैंड बाजा बजाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी बैंड बजा दिया। इस मामले में डीआईजी ने सीएसपी को जांच कर 24 घंटे में रिपोर्ट देने कहा है। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना से ज्यादा संक्रमित जिलों में त्योहार पर लॉकडाउन है, तो वहीं इंदौर में बाजार में त्योहारों की अच्छी खासी रौनक है। गुरुवार से शुरू हुए प्रमुख बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच अब कोविड-19 के प्रोटोकॉल की जानकारी देने के लिए नगर निगम ने एक नया अभियान शुरू किया। कोरोना की जन जागरूकता के लिए नगर निगम ने बाकायदा 50 ई रिक्शा लगा दिए हैं। इनके साथ कर्मचारी तैनात हैं। ईद और राखी के कोरोना संक्रमण के चलते अनलॉक बाजार में भीड़ पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का नियम पालन कराने के लिए यह अनूठा प्रयोग किया जा रहा है।
नगर निगम रोको टोको अभियान चला रहा। इस दौरान निगम कर्मी लोगों को भीड़ न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने के लिए लगातार अनाउंसमेंट करते हैं। जहाँ पर भीड़ होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और जहाँ कॉमर्शियल एरियाज़ हैं उनमें लगभग 50 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगाए हैं और उनमें निगम की टीम्स भी हैं। निगम की टीमें अनाउंस करेंगी, लोगों को बताएंगी कि किसी पर्टिकुलर दुकान पे अगर भीड़ है, कोई कौन मास्क नहीं पहना हुआ है, इस तरीके से रोको टोको अभियान चलाएंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े निजी अस्पताल में दिन दहाड़े ताला तोड़कर कब्जा करने की कोशिश करने वालों के प्रमुख नाम आपको बता रहे हैं। महेंद्र धाड़ीवाल का नाम इसमें सबसे ऊपर है। महेंद्र धाड़ीवाल ने पूर्व में अपने ही दस्तखत से दी गई कई जानकारियों को खुद झूठा करार दिया। एमएमआई के 66 डायरेक्टर की बात को भी भुलाते हुए उन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की। खास बात यह कि महेंद्र धाड़ीवाल पहले भी एक बार अवैध कब्जे के लिए सुर्खियों में आ चुके हैं। ठीक से देख लीजिए इन्हें। यह है महेंद्र धाड़ीवाल। 29 जुलाई को जब रायपुर के एमएमआई अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर डायरेक्टर रूम और अकाउंट सेक्शन में कब्जा किया गया तो ये ही सबसे आगे थे। हथौड़ी और इलेक्ट्रिक कटर से ताला तोड़े जाने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर सबसे पहले अंदर जाने वालों में ये ही थे। अपने इस अवैध काम को कानूनी और सरकारी आदेश बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल से जब सवाल किया गया तो जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, तोड़ जाने का कारण जो था वो उस विधान में व्यवधान था, इसलिए था। और कागज के व्यवस्था से गए हैं, बाकी कोई किसी का पर्सनल इसमें कुछ नहीं है। कागज की व्यवस्थाओं से जो कागज बोलता है वो नहीं हो रहा था, तो कागज क्या बोलता है ये बताने के लिए कोर्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। आइए अब जरा विधि का विधान और कागजों में कानूनी पेंच बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल के इस काम और उसके विधान के साथ आपको कुछ कागज और सबूत भी दिखा देते हैं। जरा ये देखिए, एमएमआई अस्पताल परिसर में लगा ये वो बोर्ड है जिसमें 70 लोगों के नाम दर्ज हैं। ये सभी डायरेक्टर हैं। लोगों को बेहतर इलाज मिले इसलिए अस्पताल की स्थापना के लिए एमएमआई संस्था बनाई गई। शुरू से ही एमएमआई के डायरेक्टर रहे सदस्य बताते हैं कि दान में पैसा देने वाले सभी लोगों को संस्था में शामिल कर डायरेक्टर का पद दिया गया। एमएमआई के अंदर में 70 डायरेक्टर हैं और ऑफिशियली 70 है। उसी के आधार पे जो है वो हॉस्पिटल खड़ा किया गया था। सबसे पहले जो है वो ये प्लानिंग थी कि 1 लाख रुपए लेकर के छोटा सा नर्सिंग होम जैसा बनाना है, लेकिन बाद में जो है वो जब लोग जुड़ते गए तो उसके बाद जो है वो ये प्लानिंग हुई कि इसके अंदर में जो है वो ज़्यादा पैसे आने लगे तो बड़ा हॉस्पिटल जो है बना दिया और सबको 70 लोगों को डायरेक्टर बनाने के हिसाब से। लेकिन महेंद्र धाड़ीवाल की नीयत जब एमएमआई अस्पताल पर कब्जे की हुई तो उन्होंने ये सारी बातें भुला दी। वो ये भी भूल गए कि शासन और प्रशासन को गलत सूचना देकर गुमराह करने से पहले उन्होंने खुद ही कई बार एमएमआई अस्पताल के डायरेक्टर्स की लिस्ट शासन प्रशासन को अपने दस्तखत के साथ सौंपी है। जरा ये देखिए, ये पहला दस्तावेज जो 31 दिसंबर 1997 का है। इन दस्तावेजों में बतौर तत्कालीन सचिव खुद महेंद्र धाड़ीवाल ने एमएमआई के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी दी है। दूसरा दस्तावेज भी यही कहानी दोहरा रहा है, जिसमें 30 जून 1998 को महेंद्र धाड़ीवाल ने ही अपने दस्तखत के साथ फिर से एमएमआई के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी शासन को भेजी है। यही नहीं, 5 जुलाई 1998 को एमएमआई की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ तो भी महेंद्र धाड़ीवाल ने 17 पदाधिकारियों की सूची शासन को भेजी थी। इसके अलावा भी पिछले 25 साल से इन सभी 61 लोगों की उपस्थिति में एजीएम, कार्यकारिणी मीटिंग और ऑडिट भी होता रहा है। संस्था की सभी निर्णायक गतिविधियों में इनकी सहभागिता और सहमति होती थी।
इन्हीं 61 लोगों में से कई सदस्य अलग अलग समय पर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव जैसे महत्वपूर्ण वैधानिक पदों पर भी रहे हैं। एमएमआई की समय समय पर होने वाली बैठकों और इसमें लिए गए फैसलों की सूचना के साथ डायरेक्टर्स के नाम की लिस्ट सरकार के साथ विभाग को भेजी गई। 1 जून सन 2000 के मिनट्स को देखिए, जिसमें ये वही लिस्ट है जिनमें शामिल नामों को अब महेंद्र धारीवाल खुद ही डायरेक्टर मानने से इनकार कर रहे हैं और उनकी सदस्यता खत्म बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कभी खुद अपनी ही दी गई जानकारी को गलत बताकर महेंद्र धारीवाल एमएमआई पर कब्जा करना चाहते हैं? इन दस्तावेजों में साफ साफ नजर आ रहा है कि महेंद्र धारीवाल ने खुद अपने हस्ताक्षर से 66 लोगों की सूची रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी को भेजी थी। जब ये सभी लोग समय समय पर वैधानिक पदों पर रहे हैं तो इनकी सदस्यता कैसे समाप्त की जा सकती है? इस मामले में शासन को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि महेंद्र धारीवाल की ये हरकत पहली नहीं है। इसके पहले भी रायपुर के पंडरी स्थित महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट में पानी की टंकी के नीचे अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया था, जिसे अवैध मानते हुए शासन ने तोड़ा था। इस कार्रवाई के समय महेंद्र धारीवाल के भाई विजय धारीवाल ने IBC 24 के रिपोर्टर के पूछे जाने पर चेयरमैन सुरेश गोयल से बात हो जाने का हवाला देते हुए खबर नहीं चलाने का अनुरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आपने अतिक्रमण के कई मामले देखे सुने होंगे, लेकिन राजधानी भोपाल में अतिक्रमणकारियों ने नाले तक को बख्शा नहीं है। अतिक्रमण करके नाले को आधा पूर दिया, यानी पूरा पाट दिया। किसी नाले के बीच में पिलर लगा करके उसके ऊपर आवास तान दिए गए। चारों तरफ निर्माण होने से कुछ नाले नजर ही नहीं आते। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के छोटे बड़े 1000 नालों में से 80% नालों पर अतिक्रमण है। नालों पर कब्जे की यह खास रिपोर्ट देखें। नालों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो कहीं गंदगी से पटे नाले। ये राजधानी के 1-2 नालों की हालत नहीं, बल्कि शहर के छोटे बड़े 1000 नालों में से करीब 800 नालों की तस्वीर है। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल के 1000 नालों में से करीब 800 नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं। कुछ नाले तो पूरी तरह से कवर करके उनके ऊपर बिल्डिंगें तान दी गई हैं, तो कुछ में पिलर डालकर उनके ऊपर आवास और दुकानें बना दी गई हैं। कहीं पर भराव कर आधे नालों तक निर्माण कर दिया गया है। नालों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम सालों से प्लानिंग करता आया है। हर साल बारिश से पहले अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू करने की तैयारी भी होती है, लेकिन ये तैयारियां जमीन पर उतरने की बजाय कागजों में ही सिमट जाती हैं। भोपाल में छोटे बड़े मिलाकर करीब 1000 नाले हैं। इनमें करीब 50 नाले शहर के मुख्य और बड़े नाले हैं। 1000 में से 80% नालों पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया गया है। नियम के अनुसार बड़े नालों के दोनों ओर 9-9 मीटर तक निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन अधिकांश नालों से सटाकर निर्माण कर दिए गए हैं। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। पिछले 5 साल से आलू शर्मा जी महापौर रहे, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया नहीं यार। संज्ञान में तो हर चीज़ को लिया गया, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा और निगम प्रशासन द्वारा जो इसमें कोताही बरती गई, उसके कारण से आज भोपाल की हालत गंभीर है। कहने को इन नालों पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है या करवाया है, लेकिन नालों को पाटने में सरकारी निर्माण एजेंसियां भी अछूती नहीं रही हैं। 11 नंबर जैसे पॉश इलाके में हाउसिंग बोर्ड ने ही नाले के बीच पिलर डालकर 20 मकान बना दिए। इन मकानों का निर्माण सालों पहले हुआ था और आज भी बीच नाले के ऊपर मकान जिसके तर्ज खड़े हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने, जो कि सरकारी संस्था है, एक अहम जो है विभाग माना जाता है, उसने राजधानी भोपाल में 11 नंबर नाले के ऊपर ही तमाम मकान बना डाले हैं। करीब ऐसे 20 आवास हैं जो करीब 18 से 19 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इन आवास का निर्माण हुआ था और देख पा रहे हैं कि अंदर तक पानी पहुंच जाता है और लोग परेशान होते हैं। और बड़ी बात यह है कि नगर निगम हर साल इन आवासों को हटाने की प्लानिंग करता है, यहाँ के जो लोग हैं उनको विस्थापित करने की प्लानिंग करता है, लेकिन 18 साल हो चुके हैं, हर साल सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग हुई है और इनके विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इन मकानों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने ये सरकारी एजेंसी से खरीदा था। अब वही एजेंसी इन आवासों को खतरा बताकर मकान खाली करने की बात कह रही है। मकान खाली करने के लिए हाउसिंग बोर्ड के लगातार 3 साल से नोटिस आ रहे हैं,
लेकिन इन मकानों के बदले न पैसे दिए जा रहे हैं और न दूसरा घर। हमारी जगह हमको यहीं जैसी है वैसे हमको आसपास दिलाओ न, वहाँ से हम काम धंधे वाले सब मजदूर हैं, हम सब काम धंधे वाले करते हैं, हम लेडीज ज्यादा है, जेंट्स एक आधा हमारा घर में। कोई बस आते हैं नोटिस दे के और चले जाते हैं और बोलते हैं उधर 12 लाख में मकान ले लो, आप ये खाली करो। हमने बोला इनकी हमें कुछ दो, यहाँ का मकान का पैसा दो, जगह दो। कहने लगे ये कुछ नहीं मिलेगा। क्या हाउसिंग बोर्ड जगह बेचने के लिए फ्री में देने के लिए बैठी है क्या? है हो नगर निगम कोई भी हो, बस नोटिस दे के और अपनी तीसरी कर लेते हैं। क्या आप सुरक्षित जगह शिफ्ट कर लो, बस और कोई बात नहीं। बाकी साल भर कोई नहीं आएगा, बस ये बारिश शुरू होगी और आ जाएंगे। हमारा मकान का 77 का अलॉटमेंट है, 77 से हम लोग यहीं रह रहे हैं। बाकी लोग तो बहुत से बेच के जा चुके हैं, लेकिन हम लोग जो हैं 77 से यहीं रह रहे हैं और आज भी यहीं रह रहा हूँ। बस बात हाउसिंग बोर्ड वाले जब भी आते हैं तो नोटिस देते हैं। भोपाल नगर निगम में बीजेपी के भी महापौर रहे और कांग्रेस के भी। प्रदेश में इससे पहले पिछले 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और उससे पहले 15 साल तक बीजेपी की, लेकिन कोई भी राजधानी के नालों को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा सका। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश में तानाशाही सरकार चलने का आरोप लगाया। जबलपुर पहुंचे गोविंद सिंह ने कहा, सरकार ने जिलों में अधिकारियों के नाम पर अपने पिट्ठू बैठा रखे हैं जो चेहरा देखकर कार्रवाई करते हैं। कोरोना काल में भाजपा नेता और मंत्री खुलेआम बड़ी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि कांग्रेस नेता अगर छोटा सा कार्यक्रम कर ले तो उस पर नियमों के उल्लंघन का नोटिस भेजते हैं। अवैध रेत खनन पर कहा कि जब बारिश में रेत खनन प्रतिबंधित है तो धड़ल्ले से रेत खनन हो कैसे रहा है। गोविंद सिंह का आरोप है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से रेत माफिया नदियों को खोखला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि दल बदलू विधायकों ने राजनीति को धर्म के बजाय व्यवसाय बना दिया, जिन्हें जनता सबक सिखाएगी। ये लोग व्यवसाय को राजनीति का समझकर चला रहे हैं। पहले आते हैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए, पैसा कमाते हैं, 3-3 पीढ़ियों तक इकट्ठा करते। ऐसे व्यवसायी लोग ही बाजार में माल बिकने के हिसाब पर अपने नीलाम बोली लगाकर बिक रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भाजपा नेताओं का एक विवादित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रायसेन के जिला भाजपा अध्यक्ष जयप्रकाश किरार विदिशा के भाजपा नेता से रेत में हिस्सेदारी को लेकर बात करते सुनाई पड़ रहे हैं। ऑडियो में जयप्रकाश किरार को भाजपा नेता ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जब 1 लाख रुपए देने की बात हो गई तो क्यों परेशान कर रहे हैं। किरार अपने डंपर फ्री भरवाने की बात कहते हैं, साथ ही रेत खदान खुद चलाने की बात भी कह रहे हैं। ऑडियो में बीते 24 जुलाई को अलीगंज रेत खदान के कर्मचारी और ग्रामीणों के विवाद को जयप्रकाश किरार द्वारा करवाए जाने की बात है। IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता। भाई साहब नमस्कार। अरे यार भाई साहब भी कहते हैं जयप्रकाश, उनसे कह दिया मिल लो। उस दिन बात हो गई थी 1 लाख रुपए महीने की। अरे तो मैं अभी था ही नहीं ना। अरे नहीं थे, लेकिन अलीगंज का सरपंच कहना हमसे तो साहब उन्होंने कहा जिला अध्यक्ष ने कदर करो, गाड़ियां खड़े हो, समाज भाई हैं हमारे। विदिशा जिला अस्पताल में बदइंतजामी की वो तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही स्पष्ट दिखी। अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर जाने की जिम्मेदारी वार्ड बॉय की होती है, लेकिन उनके गायब रहने के चलते परिजन खुद मरीज को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। 2 महिलाएं किस तरह स्ट्रेचर को धक्का लगाती मरीज को ले जाने पर मजबूर हैं, तस्वीरें देखिए। IBC 24 के वीडियो दिखाने के बाद सिविल सर्जन ने इस पर जांच की बात कही। लग्यात ये भी कह दिया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। वीडियो देखने से मुझे पता चला, मैं डिटेल इंक्वायरी करूंगा, लेकिन नॉर्मली हमारे अस्पताल में माना कि वार्ड वार्ड की संख्या पर्याप्त नहीं हो कि नया अस्पताल 5 मंजिला है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है किसी मरीज को परिजन के लिए हमारे वार्ड बॉय रहते हैं। हो सकता है थोड़ी देर हो रही हो, परिजनों को जल्दी हो, तो इसलिए वो देखें। रतलाम में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के रहने वाले मुस्लिम परिवार के 80 लोगों ने खुले मैदान को अपना आशियाना बना रखा है। इन लोगों में एक गर्भवती महिला और एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक है। दरअसल ये लोग रतलाम जिले में जावरा की हुसैन टेकरी पर आए थे, लेकिन कोरोना के चलते लगे शुरुआती लॉकडाउन से वहां पर फंस गए। परिवार अब तक जावरा की हुसैन टेकरी पर रह रहे थे।
किसी तरह लंगर में खाना खाकर दिन निकाल रहे थे। ईद पर घर जाने के लिए परिवार 5 दिन पहले जावरा से पैदल चलकर रतलाम पहुंचा। प्रशासन ने इनके गांव भेजने का भरोसा दिया, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा। मैदान पे पानी आता है तो कहीं ये दुकान में भागते, कहीं दर में जाते, बराबर से यहाँ गुजारा नहीं चल रहा है। ये खुले मैदान में बना रहे खाना। आज हम वो मंदिर में खाना मिला हमको, वो खाए, क्योंकि हम लोग अपना घर जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे हमारे घरों पर है और कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर है, और इधर कोई बच्चे इधर भाग रहे उधर भाग रहे, क्या करें। बीच मैदान में रात में रहे, कोई मदद नहीं हुआ। लॉकडाउन के समय हमने हर क्या कहते हैं सूचना तंत्र के माध्यम से जितने भी लोग जो हमारे यहाँ फंसे हुए थे, दूसरे स्टेट के थे, उन सबको हमने भेजा था। और कुछ लोग स्वेच्छा से, जैसे यहाँ 8 लेन का काम चल रहा है तो बहुत से लोग के काम ऑलरेडी यहाँ खुल गए थे, तो उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया था। अगर इनकी कोई व्यवस्था, अगर सीधा साधन ट्रेन से नहीं बनता है यहाँ पे, तो हम लोग उसकी कोई विशेष व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। होशंगाबाद में रोहित नाम के एक शख्स ने एक सांप की जान बचाई। गुरुवार को रोहित को सूचना मिली कि डीजल सेट इलाके में टीन शेड के पाइप में एक जहरीला सांप फंस गया है। इसके बाद मौके पर पहुंचे रोहित ने कटर से पाइप को काटकर सांप को बाहर निकाला। साथ ही प्यास और गर्मी से बेहाल सांप को बोतल से पानी भी पिलाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इटारसी के रोहित सालों से सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं। कॉल आ गया, मैं कार निकाल के खड़ा ही हुआ था, बाबा ही निकल रहा था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।